हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। अब इसका मतलब है कि हमें मैग्नीशियम रिबन को आखिर क्लीन क्यों करना पड़ता है इससे पहले कि हम उसे बर्न कर सकें। देखिए क्या होता है ना, मैग्नीशियम की जो रिबन है उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है। ये जो लेयर होती है ये ऑक्सीजन और कार्बोनेट की लेयर होती है। और ये लेयर आखिर जमती क्यों है? क्योंकि जो आपका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके मैग्नीशियम रिबन के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो इसलिए इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है ताकि रिबन जो है वो स्मूथली बर्न हो सके। अब क्लीन करने के लिए हमें क्या लगेगा, एक सैंड पेपर। सैंड पेपर एक खुरदुरा सा ब्राउन कलर का पेपर होता है जो अक्सर आपने देखा होगा। तो ये चीज़ अब हम लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं। दिस इज टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द surface of magnesium ribbon. Now these layers are formed as a result of reaction with atmospheric oxygen and carbon dioxide. Magnesium ribbon is cleaned with sandpaper after which magnesium ribbon burns smoothly. आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। अब इसमें क्या लिखा है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन एंड गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए सबसे पहले हम हाइड्रोजन का सिंबॉलिक वर्जन लिखेंगे H2, क्लोरीन का सिंबल लिखेंगे Cl2। ये हमें दे रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हम ऑलरेडी क्लास 9th में फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं हम सीख चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आपको रिकैप दे देती हूँ। देखिए जब मेरे को हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन कराना था और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना था तो ये बना कैसे, ये देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1। अब जब ये क्रॉस होगा तो ये हो जाएगा HCl, तो ये बना हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन अब इसे हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा। क्यों बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही था। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम 2 लगाएंगे। लेकिन जैसे ही हम यहाँ 2 इंसर्ट करेंगे तो ये 2 सबके आगे लग गया। यानी अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया है, अब क्लोरीन जो है ये भी 2 है यहाँ पे। तो चेक करते हैं लेफ्ट में 2 है कि नहीं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है। तो अब दोनों तरफ हाइड्रोजन 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए। तो ये इक्वेशन फुल्ली बैलेंस्ड हो गई। कभी भी इक्वेशन को अनबैलेंस्ड नहीं छोड़ना है हमने। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है वो क्या कहती है हमें, बेरियम क्लोराइड विद एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स अस बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब चलिए इसको करते हैं। जब हम बेरियम क्लोराइड की बात करते हैं तो बेरियम क्लोराइड आखिर बनेगा कैसे। देखिए पहले मैंने बेरियम लिखा, फिर मैंने क्लोरीन लिखा। बेरियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो क्रॉस किया तो मेरे पास आया BaCl2। तो ये हो गया मेरा बेरियम क्लोराइड। तो देखिए बेरियम क्लोराइड ने जब रिएक्ट किया एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ तो ये रहा एल्यूमिनियम और ये रहा सल्फेट। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और सल्फेट की होती है 2। तो क्रॉस करने के बाद ये बना Al2SO4 होल थ्राइस। आई होप आपको याद आ गया होगा कि ये हम इक्वेशंस की मदद से फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। तो चलिए फिर इसको लिखते हैं। तो क्या कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 जब रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ यानी Al2SO4 होल थ्राइस के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट यानी बेरियम Ba सल्फेट यानी SO4 BaSO4। और ये मुझे साथ में देगा एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। अब ये जो इक्वेशन है हमने लिख तो दी है, लेकिन ये इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं, तो आइए इसे फिर चेक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हम बेरियम से चेक करेंगे। देखिए बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बेरियम तो बैलेंस्ड है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। अब 2 को 3 नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही 3 को 2 नहीं बनाया जा सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 2 इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए तो फिर करके देखते हैं। जब हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे चलिए तो फिर इसको बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, ये बेरियम है, ये बैलेंस्ड है, राइट। अब क्लोरीन की बात करते हैं, ये 2 और ये 3। अब मैंने आपको क्या कहा कि 2 को 3 नहीं बना सकते, 3 को 2 नहीं बना सकते। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 3 इंसर्ट करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ 3 किया तो 3 2 ज़ा 6 हो गया। अब ऐसे यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर भी मैं 2 इंसर्ट करती हूँ, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 हो गया। तो देखिए क्लोरीन दोनों तरफ बैलेंस्ड हो गया। अब क्या है, देखिए बेरियम यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो मुझे इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे
3 लगाना पड़ेगा। अब बेरियम दोनों तरफ 3 ईच हो गए, क्लोरीन यहाँ पर भी 6, क्लोरीन यहाँ पर भी 6, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 हो गए, लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं, यहाँ पर भी 2 है। तो चलिए एल्यूमिनियम तो हमारा बैलेंस हो गया। SO4 होल थ्राइस है यहाँ पे, और SO4 यहाँ पे भी 3 हो गए। तो यानी ये इक्वेशन जो है फुल्ली बैलेंस्ड हो गई। आप कभी भी इक्वेशन को अनबैलेंस्ड मत छोड़िएगा। तो आइए फिर नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। ये कह रहा है हमें सोडियम, सोडियम यानी Na रिएक्ट्स विद वाटर यानी H2O, और ये हमें देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस हाइड्रोजन यानी H2। अब देखते हैं ये इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है। देखिए सबसे पहले जब हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो हम सोडियम से स्टार्ट करते हैं। देखिए सोडियम जो है यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है। हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर 2 है और ये 1 यानी 3 हो गई। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। तो मैं अगर यहाँ पे 2 इंसर्ट कर दूँ तो ये हाइड्रोजन कितनी हो गई, 4। अब मुझे अगर यहाँ पे भी 4 बनाना है तो मैं क्या करूँ, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो यानी ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गई। तो देखिए दोनों तरफ हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया। लेकिन ये 2 जो है ये तो पूरे के आगे लगा है, यानी यहाँ पे सोडियम भी 2 हो गया, और यहाँ पे सोडियम 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे फिर यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब चेक करते हैं, सोडियम दोनों तरफ 2 है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और ये 2 बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। तो देखिए इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई हमारी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग। अब ये स्टेट सिंबल क्या होता है, देखिए स्टेट सिंबल का मतलब ये होता है कि आप जब सिंबल्स लिखेंगे इक्वेशन के अंदर तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो आइए तो पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। Solution of barium chloride and sodium sulfate in water reacts to give insoluble barium sulfate. Barium sulfate and solution of sodium chloride. तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या बोला था, बेरियम क्लोराइड, तो मैंने BaCl2 लिखा। अब BaCl2 जो है वो एक्वस है। एक्वस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्लियरली मेंशन था कि बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि बेरियम क्लोराइड को आपने पानी में मिक्स किया है, तो ऐसे सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा BaCl2 और यहाँ पे लिखा एक्वस। AQ का मतलब होता है एक्वस। अब ये रिएक्ट कर रहा है किसके सॉल्यूशन के साथ, सोडियम सल्फेट इन वाटर यानी Na2SO4। अब ये जो Na2SO4 है ये अगेन वाटर में मिक्स्ड है, तो क्योंकि ये भी वाटर में मिक्स्ड है तो ये भी हो गया आपका एक्वस सॉल्यूशन। कोई भी चीज़ जो वाटर में मिक्स हो जाती है उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं हम। अब ये साथ में मुझे बनाकर दे रहा है रिएक्ट्स टू फॉर्म इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट बोला है यहाँ पे, तो ये रहा बेरियम और ये रहा सल्फेट BaSO4। अब BaSO4 जो है क्योंकि ये इनसॉल्युबल है तो यानी ये एक सॉलिड है, राइट। अब साथ में ये मुझे क्या दे रहा है, एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब इसने क्या बोला, सॉल्यूशन, यानी NaCl जो है ये पानी में मिक्स्ड है, यानी ये भी हो गया मेरा एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन हम इक्वेशन को एज इट इज़ नहीं छोड़ सकते, हमें इसे बैलेंस्ड करना पड़ेगा। तो आइए तो फिर इसे बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे बेरियम से। बेरियम यहाँ एक है, देखिए यहाँ पर भी एक है, तो ये बैलेंस्ड है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पे क्लोरीन सिर्फ 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 2 इंसर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ 2 डाला तो 2 तो सबके आगे लग गया, यानी सोडियम जो है वो भी 2 हो गया। तो अब देखते हैं यहाँ पे सोडियम कितने, देखिए सोडियम यहाँ पे 2 है, तो यानी बेरियम, क्लोरीन और सोडियम ये तो बैलेंस हो गया। सल्फेट देखिए यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो यानी ये इक्वेशन जो है वो हमारी कम्प्लीटली बैलेंस हो चुकी है। और साथ ही में हमने यहाँ पे ये देखिए इसके स्टेट सिंबल्स भी लिख दिए हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट की ओर। वो क्या कह रहा है मुझे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, क्योंकि इसने इसको बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, यानी इसको मैंने पानी में मिक्स किया है, तो यानी ये सोल्यूशन हो गया हमारा एक्वस सोल्यूशन। नाउ रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इन वाटर, यानी HCl को भी हमने पानी में मिक्स किया है, तो HCl भी हो गया मेरा एक्वस सोल्यूशन। तो अब जब NaOH HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है
तो ये रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, सोल्यूशन यानी पानी में मिक्स्ड है, तो देखिए एक्वस लिख दिया हमने यहाँ पर। एंड वाटर, वाटर तो आप जानते ही है H2O एक लिक्विड है, तो देखिए ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब चेक करते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। देखिए सोडियम यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे 2 है, इस तरफ भी 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये हो गई फुल्ली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर से कर लीजिएगा आप। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो कह रहा है कोई एक सब्सटेंस है जिसका नाम उसने रिवील नहीं किया है, उसने बोला है कि जो सब्सटेंस है वो एक्स है। अब ये जो एक्स है ये वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, तो आपको याद होगा स्लेट लाइम यानी CaOH होल ट्वाइस, ये जो होता है ये वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। लेकिन किस चीज़ का सोल्यूशन है जो स्लेट लाइम बना के देता है मुझे, CaO यानी क्विक लाइम। तो देखिए उसने मुझे बोला नेम दी सब्सटेंस एक्स। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाएंगे और वो स्लेट लाइम लिख देंगे, वो सोचेंगे स्लेट लाइम ही तो है वो चीज़ जो वाइट वॉशिंग में यूज़ होती है, लेकिन उसने क्या बोला है, सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एक्स, यानी एक्स कोई एक सब्सटेंस है जिसका आप जब सोल्यूशन बनाते हैं यानी वाटर के साथ जब आप उसे मिक्स करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा प्रोडक्ट बन के आता है जिसको आप वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं। तो ये किसकी ओर इशारा कर रहा है, ये कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। तो नेम द सब्सटेंस एक्स, सो द सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड जिसका दूसरा नाम होता है क्विक लाइम। वो कह रहा है राइट इट्स फॉर्मूला CaO। तो याद आया आपको, CaO जब पानी के साथ मिलता है तो स्लेट लाइम देता है विच इज CaOH होल ट्वाइस, और वो जो स्लेट लाइम है वो हम वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ये सब्सटेंस एक्स है वो क्विक लाइम है। प्लीज़ यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस लिख देते हैं, लेकिन यहाँ आपको CaO लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स, तो यानी ये जो सब्सटेंस आपका एक्स था, ये जो CaO है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, देखिए ये आपको बोल रहा है ना रिएक्ट्स विद वाटर, तो CaO जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शन क्या बनेगी आपको लिख के दिखाना है। तो CaO वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये आपको CaOH होल ट्वाइस देता है, एंड CaOH होल ट्वाइस इज नोन एज स्लेट लाइम। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। अंटिल देन आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज़ डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द अदर, नेम द गैस। देखिए जो हमने सेटअप रेडी किया था उसके अंदर जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये जो वाटर है ये स्प्लिट होके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूट जाता है। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ 2 लगाया तो देखिए ऑक्सीजन तो दोनों तरफ बैलेंस हो गए 2 ईच, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया और इस तरफ 2 है, तो फिर इसको भी बैलेंस करने के लिए मुझे 2 लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए दोनों तरफ हाइड्रोजन 4 ईच हो गए और ऑक्सीजन जो है वो भी यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो ये इक्वेशन सबसे पहले बैलेंस्ड हो गई। तो अब जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वाटर जब स्प्लिट होता है तो वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जैसी गैसेस बनाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस हुई तो यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस बनी, सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको आपको ज़रूर से पढ़ के जाना है। देखिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और एक होता है एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। अब कैथोड पर जो गैस लिबरेट होती है वो है हाइड्रोजन और एनोड पे जो गैस कलेक्ट होती है वो है ऑक्सीजन। तो सबसे पहले तो यही 1 मार्क का क्वेश्चन है कि कैथोड जो कि एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वहाँ पर कौन सी गैस कलेक्ट होती है और एनोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होती है। तो सबसे पहले तो आप ये कर लीजिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो ये पूछ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोलिसिस हुई इसमें हाइड्रोजन जो है आप देख रहे हैं इसकी क्वांटिटी डबल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पे कितने मोल्स है 1 मोल और हाइड्रोजन के कितने मोल्स है 2 मोल्स, तो वो कह रहा है ऐसा हो क्यों रहा है।
देखिए जो वॉल्यूम ऑफ द गैस बनती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इंडिकेटेड इन द इक्वेशन। यानी इक्वेशन में आपको जितने मोल्स दिखाई दे रहे हैं ना, जितने मोल्स यानी उतना ही वॉल्यूम ऑफ गैस। तो अब आप देखिए हाइड्रोजन के 2 मोल, तो यानी 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन का 1 मोल यानी 1 मॉलिक्यूल बन रहा है। तो आप ये लिखेंगे देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। Hydrogen gas has twice the volume of gas collected. Hydrogen gas has twice the volume of oxygen collected. इस क्वेश्चन को ज़रूर से कर लीजिएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब जो क्वेश्चन है ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। अब क्या है, मान लीजिए आपके पास एक सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ये आपने एक टेस्ट ट्यूब में लेकर रखा है। इसके अंदर अगर आप एक आयरन की कील डाल देते हैं, आयरन की नेल डालते हैं, तो क्या होएगा। आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ रखी है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप ऑलरेडी जानते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल की पोजीशन ले लेता है, उसे डिस्प्लेस कर देता है। तो आपको पता है कि आयरन जो है वो कॉपर को आराम से डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट के अंदर छोड़ा, कॉपर सल्फेट जो होता है उसका कलर होता है ब्लू। अब आप जैसे ही इसको ऐड करेंगे ना इसमें, तो आयरन कॉपर की जगह के बैठ जाएगा। तो इससे जो सोल्यूशन बनेगा वो है FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये जो ब्लू कलर था ये धीरे धीरे फेड हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई ये जो कलर था पहले क्या था, ब्लू था, बाद में ये कलर क्या हो गया, ये कलर फेड हो गया, और फेड होके क्या बन गया, ये लाइट ग्रीनिश सा कलर बन जाता है। तो देखिए अब इससे 2 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो जो यहाँ पूछ ही रखा है कि भाई कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के कलर में क्या चेंज आएगा जब आयरन का नेल डिप होगा इसमें, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर होती है। कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है और फेरस सल्फेट सोल्यूशन जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। एक तो ये हो गया। इसी से एक और क्वेश्चन बन सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो ब्लू कलर है ये धीरे धीरे फेड क्यों हो जाता है। इसका भी आंसर यही रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो अकर होती है और कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, फेरस सल्फेट का सोल्यूशन बन जाता है इसीलिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन बेरियम क्लोराइड जो आपको एक्टिविटी में दे रखा है। तो बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब उसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही थी यानी म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा था, बट मुझे अब वो वाला रिएक्शन नहीं देना, इसके अलावा कोई और रिएक्शन से एक्सप्लेन करना है। तो कैसे करें, आइए समझते हैं। जैसे PbNO3 होल ट्वाइस है, जब ये रिएक्ट करता है, ये होता है लेड नाइट्रेट। तो जब लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो हमें क्या मिलता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोडक्ट बनाएं कैसे। देखिए लेड जो है वो पॉजिटिव है, नाइट्रेट जो है वो नेगेटिव है, पोटेशियम जो है ये पॉजिटिव है, आयोडीन जो है वो नेगेटिव है। तो आपको पता है पॉजिटिव तो नेगेटिव की ओर ही अट्रैक्ट होगा, तो यानी PbI2 बनेगा, प्लस ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा यानी KNO3 बनेगा। लेकिन ये जो इक्वेशन है ना, हम इसे एज इट इज़ नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे आपने दिखा तो दिया कि अच्छा ठीक है यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है क्योंकि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस है। ये देखिए ये जो Pb है ये I2 के साथ मिल गया, और ये जो NO3 है ये K के साथ मिल गया। ये तो आपने यहाँ शो कर दिया, लेकिन अब इसे बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। तो आइए तो फिर इसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए लेड यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो चलिए ये तो बैलेंस्ड है। यहाँ पे आयोडीन एक है और यहाँ पे आयोडीन 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे पहले यहाँ 2 इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ 2 लगाया, 2 तो पूरे के आगे लग गया, यानी पोटेशियम भी 2 हो गया। तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ 2 लगाना पड़ेगा ताकि पोटेशियम दोनों तरफ 2 ईच हो जाए। अब चेक करते हैं, लेड एक एक दोनों तरफ है, नाइट्रेट यहाँ पे 2 है तो देखिए यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पे पोटेशियम 2 है तो यहाँ पे भी पोटेशियम 2 हो गए, यहाँ पे आयोडीन 2 है तो देखिए यहाँ पर भी हो गए। तो यानी इस तरीके से हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। ये वाली इक्वेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मुझे क्या कह रहा है, वो मुझे कह रहा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड। तो चलिए देखते हैं फिर ये क्या कह रहा है मुझे। 4Na जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है वो 2Na2O है। अब देखिए सोडियम पहले अकेला था,
अब इस तरफ जाके देखिए सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड ऑन हो गया, तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन का गेन हो गया है, तो इसलिए ये चीज़ क्या हो गई है, ऑक्सीडाइज्ड। और अगर सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो इसका मतलब ही जो दूसरा वाला बचा है वो रिड्यूस्ड है, यानी ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस्ड हो गया। तो आप कह सकते हैं कि सोडियम जो है वो हो गया है ऑक्सीडाइज्ड और ऑक्सीजन जो है वो हो गया है रिड्यूस्ड। आई होप ये क्लियर है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था ये। चलिए तो फिर नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है, CuO रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, तो ये हमें दे रहा है Cu प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, पर जब तक आप दूसरी तरफ गए तो ये सिर्फ कॉपर रह गया, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया। क्योंकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो दैट मीन्स कॉपर जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। और अगर ये यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है इसका मतलब ही हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो बस वही चीज़ हमने लिखनी है यहाँ पे कि हमारा CuO जो है वो हो गया है हमारा रिड्यूस्ड और ऑक्सीजन जो है हमारा, ये सॉरी ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो है हमारा वो हुआ है हमारा ऑक्सीडाइज्ड। और इसका रीज़न क्या है, क्यों CuO जो है वो रिड्यूस हुआ है, CuO इसलिए रिड्यूस हुआ है क्योंकि इसने ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया है। और ठीक उसी तरीके से हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज क्यों हुआ है, क्योंकि ये कंबाइन हो गया ऑक्सीजन के साथ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो या कोई डाउट रह गया हो तो यू कैन ऑलवेज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको बता दूंगी। अंटिल देन कीप रिवाइजिंग एंड ज़रूर से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में फिर और भी नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर करेंगे, तब तक आप ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए।